हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीसीआई क्लासेस। सबसे पहले तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और कैसा रहा आप लोगों का पिछले दिनों का एग्जाम। मुझे लगता है कि जो मैंने फिजिक्स में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उससे काफ़ी बेहतर क्वेश्चंस पूछे गए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए और वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ है। जैसा कि मुझे हमारे विद्यार्थियों से सुनने को मिला कि सर वो क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो उसी तरीके का आज फिर मैं आपके लिए, जैसा कि कल आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को लेके आया हूँ, कुछ वैसे रिपीटेड क्वेश्चंस को लेके आया हूँ जो कि आपके कल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। आप लोग बिल्कुल भी प्रेशर ना लें। आप इतना याद रखिए कि आपने जो पूरे साल मेहनत किया वही आपकी असली मेहनत है। और बाकी अभी हम जितना आपको बताते हैं वो बस एक निर्देश है, एक डायरेक्शन है। मैं बस उन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ जो कि आपको करने से आप एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाएंगे। हमेशा ये चीज़ सोच के चलिए कि मैं किस तरीके से पढ़ूँ, किस तरीके से कार्य करूँ कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव है जहाँ से आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करते तो फिर आगे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज जो हम आपके सामने लेके आए हैं वो आपका ऑर्गेनिक में कुछ टॉपिक्स को लेके आया हूँ मैं। और बाकी इसके जस्ट बाद में आपको बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। मेरे ख्याल से अगर उन सभी क्वेश्चंस को एक बार अपनी निगाहों के सामने से गुजार लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा साबित होगा। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है क्या, जो आपके कल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उन क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग केमिकल रिएक्शन को रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे तरीके से देख जाइए। जो भी आपके केमिकल रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के सभी को देख जाइए। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ऑर्गेनिक में, देखिए ऑर्गेनिक में बहुत सारे, मतलब देखिए इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर लेने की बात नहीं है। क्वेश्चंस का एक लिमिटेशन रहता है, तो बस छोटी छोटी चीज़ों को आपको फोकस करना है और वही आपको एक ऊंची उड़ान भरने के लिए क्या करेगा, जागरूक करेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी इसको बहुत ही आसानी वे में लेते होंगे, तो सबसे ये है तो बहुत आसान, लेकिन जब तक आपके माइंड में ये चीज़ नहीं रहता तो वहाँ पे आप अपना बेस्ट दे नहीं पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि पहले केमिकल रिएक्शन को आप अच्छे से देख जाइए। दूसरा आपका है टेस्ट मतलब परीक्षण, है ना। जिन जिन चीज़ों का भी टेस्ट परीक्षण आपने किया है या आपको करवाया गया है आपके शिक्षकों के द्वारा या मैंने जिन्हें करवाया, तो वो लोग आप लोग अपने टेस्ट में या परीक्षण को आप लोग उसको देख जाइए। सभी को एक बार रिवाइज कर लीजिए। जिन चीज़ों का भी टेस्ट जिसके किसके साथ संपर्क करके क्या बना, ये सब चीज़ों को अपने माइंड में ले लीजिए। तीसरा चीज़ है आपका कन्वर्जन, जो कि काफ़ी ज़्यादा, ये भी आपका इससे भी सवाल आपके पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक में, तो कन्वर्जन को आप देख जाएंगे। उसके बाद आपका चौथा है यूपी का नाम। जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है सभी के यूपी के नाम को आप लोग IUPAC नाम को देख जाइए, क्योंकि IUPAC नाम जो है आपका सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए नहीं बल्कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा, इसलिए इसे आप लोग जरूर देखिए। उसके बाद आपका है पांचवा, क्या होता है जब, मतलब व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब वाला जो क्वेश्चन है कि किसको इसके साथ मिश्रण करवाते हैं या मिलाते हैं या रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, हर बार के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप अपना 5 साल 6 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, उसमें भी जरूर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो 1 नंबर और 2 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन तो इसे पूछे जाते ही हैं। इसलिए ये क्वेश्चन, ये सारे जितने भी मैं टॉपिक्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे अगर आप देख जाते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और अभी जस्ट मैं अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वैसे क्वेश्चंस सब्जेक्टिव में जो कि 2 नंबर के हों या 5 नंबर के हों, इसमें से जरूर क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही बार पूछे गए। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कूल माइंड करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एकदम चेहरे पे बड़ी वाली स्माइल होनी चाहिए, जैसे कि आप लोग किसी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से डील कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पहले क्या होता है कि लोग इतना प्रेशर खुद में लेके जाते हैं ना कि वहाँ पे जाते के साथ उन्हें लगता है कि नहीं मैं बहुत टेंशन होने लगती है। दूसरी बात, किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों की मानसिकता होती है कि बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं 3 लाइन 4 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, उसे देख के उनके मन में बहुत ही सारा प्रेशर आ जाता है, टेंशन हो जाता है। तो उस टेंशन को बिल्कुल माइंड में एब्जॉर्ब नहीं होने देना है। टेंशन को एकदम बाहर रखिए, वो कूल माइंड करके अपना काम कीजिए और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस हैं, है ना, जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उसे शांति से पहले 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। उसको समझिए कि उस कहने का तात्पर्य क्या है, आखिर उसे हम किस तरीके से चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, तब जाके वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप आंसर उसका दे पाएंगे।
तो चलिए आते हैं इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आइए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ एवं अनुचुंबकीय पदार्थ से हम क्या समझते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, तो ये सब क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो इसे अच्छे तरीके से, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के, इसीलिए मैं क्वेश्चन को दोनों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहा हूँ, ताकि दोनों के लिए ये फायदेमंद होगा। क्योंकि कभी कभी किसी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर इंग्लिश में भी बताइए क्वेश्चंस को, तो इसीलिए मैं दोनों में लेके आया हूँ आपको, ताकि किसी को भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, हेनरी का नियम और अनुप्रयोग। ये सब क्वेश्चन जब भी आपके पूछे जाएंगे तो 5 नंबर में पूछे जाएंगे। ये सब क्वेश्चन 5 नंबर से कम में आपके पूछे जाते ही नहीं, तो इसलिए इन सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको देखना है कि हेनरीज लॉ, व्हाट इज हेनरीज लॉ, है ना, हेनरी का लॉ क्या है, नियम क्या है, एंड इट्स एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। मैंने फिजिक्स में भी बताया था किन्हीं चीजों का कि एप्लीकेशन आपको देखना है, वो क्वेश्चंस आए भी थे, इसलिए आप लोग इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से, अभी मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव में, ये सिर्फ 7 यहाँ पे और भी आएंगे, जो कि सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर आप लोग रिवीजन करके जाइए। और हम आपको ये वादा करते हैं, ये मेरा दावा है कि आप 70 में 70 डेट करके आएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसलिए अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले 5 ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो रिपीट मतलब पिछले 5 ईयर में पूछे गए, एक साल को छोड़ करके सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए आप एक बार, वो काफी ज्यादा आपको, कम से कम उसमें बहुत ज्यादा आपको सहूलियत होगी एग्जाम देने में। तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या आपका, मोलरता, मोल प्रभाज और विलेयता, है ना, कि मोलरिटी से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मोलरिटी, व्हाट इज मोलरिटी, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। ये सब क्वेश्चन आप लोग बार बार रिपीट किए होंगे जब भी आप लोग की क्लास में आप लोग अच्छे तरीके से किए होंगे। तो ये देख लीजिए, मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, और सोल्यूबिलिटी मतलब विलेयता ये क्या है, इन सभी का डिफिनेशन आप अच्छे तरीके से देख जाइए। ये सब क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और देखिए 5 नंबर में जो पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि ABC करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि मान लीजिए जैसे यहीं पर है आपका कि हेनरी का नियम और अनुप्रयोग, ये तो खुद हो गया कि नियम इसमें लिखना, उसका अनुप्रयोग भी बताना, ये खुद बड़ा हो गया। लेकिन इसी तरीके से जैसे मान लीजिए प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं क्यों, तो ये सब क्वेश्चन जो है हो सकता है दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछ दे और 5 नंबर का क्वेश्चन बना दे। तो ऐसा नहीं कि 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत बाहर से कहीं से आता है, सभी आपके सिलेबस के अंदर से ही रहते हैं, बस समझने का फिर थोड़ा सा होता है। लोग क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ देता, तो आपका दिमाग जो है सो थोड़ा सा आउट, काम नहीं, दिमाग में वो आ ही नहीं पाता, आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो थोड़ा सा देखिए अलग तरीके से सोचने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन आपको अगर सिंपल वो किताब से उठा के ही दे देगा, तो फिर आप विद्यार्थी अपने पूरा साल मेहनत क्या किया है, इतनी भी आसान चीजें नहीं होती है। वो है तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन आपके समझने का, उसका सेंस को समझिए, उसका थॉट समझिए। हो सकता है जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप लोग यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं, वही दोनों क्वेश्चन को आधा आधा मिला के वहां पे दे दे, तो आपको लगता है नहीं दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो इसीलिए वहां पे जो पूछा जाए उसका उत्तर दीजिए आप। ए में जो पूछा गया, बी में जो पूछा गया, कभी कभी ए का ऑप्शन नहीं भी देता है, डायरेक्ट एक ही में आपका पूछ देता है, 2 क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को सही तरीके से, क्वेश्चन आपका कोई भाष नहीं रहता है, बस थोड़ा सा आप समझ नहीं पाते हैं चीजों को, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं क्यों, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलरफुल। तो संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं ये आपको बताना। अगला क्वेश्चन आपका, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जितने मैं बताऊंगा अभी आपको। अगला क्वेश्चन, आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन पे आपकी निगाह जा सके, सभी क्वेश्चन को आप देख सकें, इसलिए वीडियो को एकदम अंत तक देखना ना भूलें। अगला क्वेश्चन आपका, समन्वय यौगिकों के IUPAC नाम लिखें, मतलब राइट द यूपीएक नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यूपीएक नेम क्या होते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उत्कृष्ट गैसें एक परमाणु होती है क्यों, मतलब नोवेल गैसेज आर मोनोएटॉमिक, वो है इसमें आपको ये तो बताना ही है, तो आप जान ही रहे हैं उत्कृष्ट गैसें जो होती है वो एक परमाणु होती है, लेकिन क्यों होती है उसका रीजन बताना, इसके पीछे का कारण क्या है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए है कि लैंथेनाइड संकुचन क्या है, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन और शीतलन 2 चीज यहाँ पढ़े होंगे। संकुचन का मतलब होता है जुड़ाव और शीतलन का मतलब होता है फैलाव। तो संकुचन आपका लैंथेनाइड संकुचन क्या है, मतलब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग चाहें तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एक बार आपके सामने जब आएंगे तो आप सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन कर पाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 8 नंबर की ओर, ठीक है।
उसके बाद देखिए आपका हम लोग 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक अत्यंत निम्न होते हैं। मतलब उत्कृष्ट गैसें जो होती है उसके क्वथनांक जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। आखिर कारण क्या है इसके पीछे, क्यों कम होते हैं? नोबल गैसेज हैव लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? तो ये आपको शेयर करना, ये आपको बताना है। उसमें पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी भाषा में इसको चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग तो बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाए होंगे कि मतलब बहुत सारे आपके ऐसे एलिमेंट्स कंपाउंड होंगे जो कि आप लोग उसको क्लैरिफाई किए होंगे। तो उसी संबंधित देखिए यहाँ पे कुछ आपके मैंने दिया है इसके कि आपको इसकी संरचना बनाने के लिए आ सकते हैं। तो इन सब का एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, आपके माइंड में तो होगा ही, है ना। तो बस इसका एक बार रिवीजन कर लेना है। ये आपका यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, इसकी संरचना बना देनी है। नेक्स्ट आपका है कि इंटर हैलोजन। इंटर हैलोजन यौगिक से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन ऐसा है, एक आपका 10 नंबर और एक आपका 13 नंबर। ये 10 और 13 कभी कभी ऐसा भी होता है या लगभग ऐसे चांसेस होते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन को ज्वाइंट में करके पूछा जाता है कि इंटर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, व्हाट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड। मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या है, इसे आप क्या समझते हैं उसको बता देना है। और मुश्किल से 2 लाइन का डिफरेंस चाहिए तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। उसके बाद साथ में एक और इसमें आ जाता है कभी कभी कि इंटर हैलोजन यौगिक हैलोजन से, है ना, इंटर हैलोजन यौगिक हैलोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। मतलब हैलोजन जो होता है उससे ज्यादा पावरफुल होता है कौन? इंटर हैलोजन यौगिक। तो आखिर क्यों वो पावरफुल होते हैं, इसमें सवाल एक और है कि क्यों, लास्ट में रीजन ही बताना है। तो पहले इसमें क्या करना है कि इंटर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, व्हाट इज इंटर हैलोजन यौगिक, इसका आप चाहे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए इंटर हैलोजन यौगिक क्या है, और उसके बाद साथ में क्या है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन क्या, हैलोजन। मतलब हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिविटी उनकी क्यों होती है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि HF, HI की तुलना में क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल है। HF इज अ वीकर एसिड देन HI। मतलब HF जो है वो काफी ज्यादा क्या होता है, वो उससे काफी ज्यादा निम्न स्तर का होता है, वो बहुत ही कमजोर होता है। तो क्योंकि दुर्बल और है ना, यहाँ पे वही आपको बता देना कि अगर वो कमजोर उससे क्यों होता है, अगर उसके पीछे का रीजन क्या है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए ज्यादा समय हम दे नहीं सकते क्वेश्चन के पीछे, इसलिए हम बस क्वेश्चन को आपको बता के आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में ज्यादा डीपली बताने के लिए काफी ज्यादा समय चाहिए, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं और उतना आपके पास भी समय नहीं कि उसको आप देख पाए, इसलिए आपके पास सभी का नोट्स भी बना होगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बस उसको जाकर अपने नोट्स में जाकर आंसर को रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, व्हाई हैलोजन एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। मतलब हैलोजन तत्व जो होते हैं वो काफी प्रबल होते हैं, है ना, प्रबल का मतलब मजबूत होते हैं। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, आखिर क्यों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, कैसे, ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई। इसमें भी देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल इन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि देखिए आपका 2-3 क्वेश्चन आ गया, जैसे कि 14 नंबर हो गया, फिर आपका 15 नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया। ये सब क्वेश्चन क्या सब प्रबल और दुर्बल अम्ल आप लोग पढ़े होंगे, उससे ये सब क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे और मेरा विश्वास कीजिए अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो 100% आप वहां से 70% वहां पे लिख के आइएगा। ये मेरा 100% दावा है आप लोगों के बीच में। चलिए तो ये 16 क्वेश्चन अभी हुआ है, अभी और क्वेश्चन मुझे बताना है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर, इसमें मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन से 11 नंबर और 12 नंबर रह गए हैं। 11 नंबर में आपका क्या है कि हैलोजन तत्व रंगीन क्यों होते हैं, हैलोजेंस आर कलरफुल व्हाई। मतलब हैलोजन तत्व, हैलोजन वर्ग के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। आखिर उनके रंगीन होने के पीछे का कारण क्या है वो आपको बताना है। अगला 12 नंबर में क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की ऑक्सीकारक शक्ति क्लोरीन से अधिक होती है क्यों, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन, व्हाई। मतलब कि फ्लोरीन का जो ऑक्सीकारक शक्ति जो होता है उसका जो पावर होता है वो क्या होता है, क्लोरीन से अधिक होता है, क्लोरीन से ज्यादा होता है। आखिर क्यों होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं आपका 17 नंबर की ओर। 17 नंबर में आपका है कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। H2O मतलब आपका जल हो गया, जल क्या है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जल है क्या, लिक्विड। लेकिन H2S है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपका क्या है, ये आपका एक गैस है। इसमें आपको बताना है कि ये कैसे है, हाउ H2O इज लिक्विड एंड व्हाई H2S इज गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है।
कांटेक्ट जो आपका होता है, कांटेक्ट प्रोसेस, जो कांटेक्ट की प्रक्रिया जो होती है, संपर्क विधि, उससे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है ये आपको बताना है। मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस हाउ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्रिस्टल। क्रिस्टल का नाम सुनेंगे आप लोग, क्रिस्टल और उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, ओ क्रिस्टल। क्रिस्टल और ओ क्रिस्टल में अंतर स्पष्ट करें। राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड एमोर्फस। इसमें कम से कम देखिए आप लोग किसी चीजों का भी अंतर, अगर अंतर स्पष्ट करने की बात हो, कम से कम 3 अंतर को आप लोग अपने माइंड में रखें कि 3 अंतर हमको देना ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों के पैरामीटर, पैरामीटर्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, है ना। पैरामीटर्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम क्या है, या फिर मूल क्रिस्टल तंत्रों के पैरामीटर से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये हमेशा ये क्वेश्चन एक ना एक आपका आ ही जाता है कि क्रिस्टल दोष से रिलेटेड, क्रिस्टल दोष से रिलेटेड आपके मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जनरली जो है सो बार बार पूछे जाते हैं। वो आपका एक क्या है, एक आपका होगा शॉर्टकी दोष और दूसरा आपका क्या होगा, फ्रेंकल दोष। इन दोनों को आप जरूर देख लें, क्योंकि इन सब ये क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जाते हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछ देता है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्रिस्टल दोष से रिलेटेड, क्रिस्टल डिफेक्ट जो है उनमें अगर कोई पूछेगा तो ये दोनों ज्यादा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एन टाइप और पी टाइप। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है। इसका आप लोग अगर चाहें तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एन टाइप और पी टाइप वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता निकालें, है ना। इकाई सेल में, है ना, मतलब यूनिट सेल में व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन द यूनिट सेल, ठीक है। मतलब यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी किस प्रकार निकाली जाएगी और उसकी प्रगुणता क्या है उसको आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन आपका है आदर्श विनियन और अनादर्श विनियन, है ना। मतलब आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, इसके डिफाइन को आप लोग अपने माइंड में देख लीजिए, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए कि आइडियल सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जी। ये क्वेश्चन आपका रॉल्स लॉ, ये आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि वाष्प दाब का आवेक्षिक अवनमन और इसके संबंध में रॉवल का नियम, है ना। मतलब रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ। इसको आप लोग थोड़ा सा देख जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। उसके बाद 26वां नंबर आपका 26 नंबर कि अणुसंघ गुणधर्म। इसमें बहुत सारा 4-5 पॉइंट दिए हैं जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे का डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, सबके बारे में थोड़ा सा 2-4 लाइन कम से कम माइंड में आपका होना चाहिए। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अणुसंघ गुणधर्म, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण और प्रसरणिता। कहने का मतलब ये है आपका कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। उसके बाद आपका है ऑस्मोसिस। अच्छा 5वां आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पांचों को आप लोग अच्छे से देख जाइए, ये पांचों अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह का क्वेश्चन मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर एक बार, अभी आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि सभी क्वेश्चन को एक बार आप सभी क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन एक बार आप जरूर देख सकते हैं। अगर इन सबको आप लोग देख के अच्छे से जाते हैं तो मुझे वादा हम करते हैं आपसे कि आपको फिर किसी और चीज में ध्यान भटकाने की आवश्यकता नहीं। आप अगर एग्जाम दे के निकलेंगे तो काफी ज्यादा चेहरे में मुस्कान होगी और काफी ज्यादा पॉजिटिविटी होगी कि मेरा 70 में 70 कोई रोक नहीं सकता आने से। ये पॉजिटिविटी अगर आप पाना चाहते हैं, अगर ये मोटिवेशन आप पाना चाहते हैं, हम इस तरीके से खुद को इतना विश्वास दिला के एग्जाम सेंटर से निकले कि नहीं मुझे अब किसी चीज की चिंता नहीं है, अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट आ जाता है तो फिर मजाल नहीं किसी का कि आपके रिजल्ट को बेहतर आने से कोई रोक ले। इसलिए अगर बेहतर परसेंटेज, बेहतर अंक की कामना आप करते हैं तो मैं जिस तरीके से आपको बताता हूँ, जिस तरीके से मैंने निर्देश दिया, जो जो क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोग देख लें, ये काफी ज्यादा आपके लिए फायदा रहेगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो बहुत बड़ी चूक आप करते हैं। अगर इसे अभी आप नहीं देखते हैं, इसे रिवीजन नहीं करते हैं, ये आपका गोल्डन टाइम है। इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन को आप एक बार देख लेते हैं उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहता है। ये नहीं कि रात भर जग के हम पढ़ रहे, पूरे साल कोई मेहनत नहीं कर, रात भर जग के आप क्या कर लीजिएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि नींद पूरी कीजिए, नींद एकदम अच्छे से लीजिए, क्योंकि नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। अगर आप उससे सही से नहीं लेते तो फिर पता चला एग्जाम सेंटर पे जाके आप सो जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है उसका कि उस पढ़ाई का कि आप वहां गए और कुछ कर ही ना पाए। इसीलिए एकदम अभी आप दिन भर जो भी आपके पास समय, पर्याप्त समय है, उसको आप लीजिए, उसको यूज करने का कोशिश कीजिए। उसके बीच में सभी क्वेश्चन को रिपीट करने का कोशिश कीजिए, जो भी आपने पढ़ा बस उसका रिवीजन डालिए। रिवीजन के अलावा नए क्वेश्चन को देखने की कोई दरकार नहीं है।
ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 27 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि लवण सेतु का क्या है, वर्किंग ऑफ साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज का क्या कार्य है, इसके कार्यों को आपको दर्शाना है, अपनी भाषा में दर्शाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 में कि प्राथमिक सेल कॉमा लेड स्टोरेज सेल, इसके साथ साथ एक और आपका देखिए आ सकता है ईंधन सेल, है ना, ईंधन सेल, जिसे कि हम लोग और किस नाम से जानते हैं, और इसे हम जानते हैं फ्यूल सेल के नाम से, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक इसको भी आपको देख लेना है कि प्राथमिक सेल, लेड स्टोरेज सेल और ईंधन सेल, इससे आप क्या समझते हैं उसको आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नरनष्ट का समीकरण, ये देखिए नाम सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। नरनष्ट का समीकरण गिब्स ऊर्जा, है ना, नरनष्ट का समीकरण, नरनष्ट इक्वेशन क्या है ना, उसमें आपका आ सकता है कि व्हाट इज द नरनष्ट इक्वेशन, एक्सप्लेन इट, मतलब आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं उसके समीकरण को विस्तार रूप में, तो इसको थोड़ा सा इन सबको एक नजर दोहरा लेना, सब आपका पढ़ा हुआ पूरे वर्ष में आपने मेहनत किया है, तो बस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसके अलावा कुछ और देखने की आवश्यकता ही नहीं है। जो आपने देख लिया अब तक देख लिया, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं देखा है अब इन सब चीजों को आपको देखना, इन सारे क्वेश्चन का रिवीजन के सब्जेक्टिव के लिए आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने पॉइंट्स मैंने बता रहा है सारे पॉइंट्स को आप देख लीजिए, सारे पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, और प्रेशर लेके कभी काम नहीं कीजिए, हमेशा चेहरे पर स्माइल, खुश मिजाज होकर एकदम बिल्कुल कूल माइंड होकर आपको काम करना है, तभी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से दे पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल माइंड को एकदम नॉर्मल रखिए और कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार पढ़िए और सोचने की शक्ति को बढ़ाइए, तो उससे होगा कि आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से दे पाएंगे। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, अगला नहीं आ रहा दूसरे अगला में पढ़ेंगे, मतलब रुकना नहीं है, ऐसा नहीं एक में ही फंस के रह जाना है। जो क्वेश्चन पहले मुझे आ रहा है वो मुझे उसका आंसर पहले डील कर लेना उसको, क्योंकि आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए डबल ऑप्शन है। 2 नंबर की मैं बात करूं उसमें भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन कंपलसरी है। लगभग दीर्घ की बात करूं जो कि 5 नंबर वाले आपका आते उसमें भी आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 3 कंपलसरी उत्तर देना होता है। इसलिए जो जिसमें हम कंफर्म है अच्छे तरीके से दे सकते हैं उसी का आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम, फैराडे का नाम तो आप लोग पहले से सुनते आ रहे हैं, अभी से नहीं 9 10 से सुनते आ रहे होंगे, तो ये सोच लीजिए जो चीज वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी यहाँ तो ऑटोमेटिक है कि और उसका विस्तारीकरण होगा तो महत्वपूर्ण तो होगा मेरे दोस्त। इसलिए इन सब क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखिए कि वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम क्या कहता है, फैराडे का क्या रूल था, उन्होंने क्या वैद्युत अपघटन के संबंध में उससे रिलेटेड में उन्होंने क्या अपनी बातों को रखी थी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इसको बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ भी 5 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपका सेल स्थिरांक है ना, सेल कांस्टेंट, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकत्व एवं उसके क्या मात्रक, तो इन सब को देख लेना है। सेल स्थिरांक, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकत्व, इन सब को देखना है ना। सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस आपका हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इन सब के डेफिनेशन को आप देख लीजिए अच्छे से माइंड में, एकदम अच्छे से अपनी भाषा बस पॉइंट्स को माइंड में रखिए, डेफिनेशन तो अपने बनाने का अपने हाथ पे खेला है, वो तो खुद से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर है। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी चीजों के बारे में कम से कम अगर उसका डिफाइन आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 3 अंतर होना ही चाहिए। 3 अंतर आपके दिमाग में है तो उसमें नंबर बिल्कुल फुल मिलने के चांसेस एकदम 100% हो जाते हैं। तो इसलिए क्या आपका क्वेश्चन था कि विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर स्पष्ट करें। इसमें आपको क्या डिफरेंस है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एवं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या अंतर है, अंतर को बताना है आपको। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 33 में कि अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, है ना। अनुक्ता मतलब डिफरेंस बिटवीन मोलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन दोनों में अंतर क्या, अंतर स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन आपका है जी, अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर में कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उन कारकों को माइंड में रखना है, उन कारकों का पता लगा उन कारकों का उत्तर देना है। मतलब फैक्टर्स गवर्निंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में किन किन कारकों के द्वारा ये प्रभावित होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अगला आपका हो गया, अगला आपका है 35 नंबर क्वेश्चन में। 34 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो 50 क्वेश्चन के अप्रोक्स में आपको सब्जेक्टिव में बता रहा हूं जो कि आपको देखना है।
जिसमें कि हम लोग अभी 38 तक यहाँ पहुंचने वाले हैं और अभी हम 35 में कर रहे हैं कि 35 में क्वेश्चन आपका कि अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर। मतलब क्या हो गया जी, मतलब है यहाँ पे कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या अंतर है, उस अंतर को आपको बताना है जी, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ ये दोनों के लिए, जो हिंदी लैंग्वेज से एग्जाम दे रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल ये होगा। इसलिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। मैं इसका वायदा करता हूँ ये आपके लिए काफी ज्यादा फुलफिल होगा एग्जाम के लिए। आप मुझे मेरी बातों को ध्यान में रखना इस चीज के लिए। आप एग्जाम दे के अगर इन सब क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करके याद है 100 में 100 मतलब 70% तो इधर आपका होगा, 30 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल होता है, तो 70 में 70 कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते आपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया हो तो। उसके बाद आपका क्वेश्चन आगे का है, ये तो हो गया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, दोनों में अंतर क्या, अंतर को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है कैसे। ठीक है, NH3 का जो क्वथनांक है मतलब कि आपका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका pH3 से ज्यादा है। कैसे ज्यादा है बताना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज मोर देन pH3। यहाँ अगला क्वेश्चन आपका 37 में कि H3PO4 एक डाइप्रोटिक अम्ल है। H3PO4 को हम लोग डाइप्रोटिक अम्ल मानते हैं, लेकिन क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, ये आपको बताना है, रीजन बताना है इसका कि H3PO4 एक डाइप्रोटिक अम्ल है। अगर ये देखिए इसे ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, आपसे पूछा जा सकता है कि H3PO4 किस प्रकार का अम्ल है। आंसर में आप दे सकते हैं क्या, डाइप्रोटिक अम्ल। मतलब इससे भी आप चाहिएगा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका डील हो जाएगा। तो H3PO4 एक डाइप्रोटिक अम्ल है, कैसे है वो बताना है। Why H3PO4 is a डाइप्रोटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 है, हम लोग 38 में पहुंच चुके हैं। 38 में आपका है जी कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करें। अमोनिया से हम लोग जानते हैं कि आपका किसका, नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है, लेकिन उसके उत्पादन करने में किन सैद्धांतिक प्रयोगों का प्रयोग किया जाता है, उस सिद्धांत को आपको बताना है कि उस सिद्धांत का मतलब उल्लेख करना, एक्सप्लेन करना है उसको। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय अमोनिया, किस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और उसकी क्रियाविधि क्या है, उसकी क्रियाविधि को इसमें आपको दर्शाना, अच्छे तरीके से उल्लेख करना है। तो आइए यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन तक। आगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, मतलब अप्रॉक्स में बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगर इसको आप करके अच्छे से जाते हैं तो ना ही लघुत्तरीय में क्वेश्चन आपका छूटने वाला है, ना ही दीर्घ में, अच्छे से सबका आंसर। बशर्ते हो सकता है मैं जो दे रहा हूँ यहाँ पे इसको थोड़ा सा कहीं किसी का भाव अलग कर दे, क्वेश्चन पूछने के तरीके को अलग कर दे, लेकिन आंसर तो आपको वही देना है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 नंबर। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं इधर 39 नंबर की ओर। लगभग 52 क्वेश्चन का आप लोग के पास अप्रोक्स मैंने टारगेट दिया है कि इस 52 क्वेश्चन को अभी से लेके आपको, है ना, रात तक में इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, रिवीजन कर लेना, अच्छे तरीके से इसको देख लेना है एक नजर। आप इसे देख लेते हैं तो विश्वास रखिए कि आप लोग का सब्जेक्टिव में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन आपका है कि अयस्क खनिज गैंग फ्लक्स में। देखिए कुछ मैंने छोटे-छोटे पॉइंट्स को दिया जो कि आपसे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते भी हैं। तो मैंने कुछ वर्ड्स आपके दिए जिसको कि आपको डिफाइन करना है, इसको ध्यान में रखना है। अयस्क खनिज गैंग फ्लक्स धातुमल निस्तापन जारण प्रगलन, है ना। उसके बाद आपका है फैन पलवन विधि, चुंबकीय सांद्रण विधि, निक्षालन, गुरुत्व पृथक्करण विधि, है ना। तो इन सब को आपको क्या करना है, इन सब का डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है, जो कि मतलब 2-2 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अयस्क क्या है, अयस्क से क्या समझते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, या फिर खनिज से आपका क्या तात्पर्य है। मतलब देखिए पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, चीजें वही है लेकिन तरीका आपका क्या हो सकता है, थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसलिए इस बात पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि मुझे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, कंफ्यूज नहीं करना है कि सर तो बोले थे सिर्फ अयस्क की, यहाँ पे आ गया कि अयस्क से क्या तात्पर्य है, अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क से क्या समझते हो। तो कहने का मतलब वर्ड को बस माइंड में रखना कि वर्ड क्या है, पूछ क्या रहा है, ये नहीं कि ज्यादा डीपली नहीं जाना उसमें। अगला क्वेश्चन आपका है जी कि धातु कोमा उसके खनिज तथा सूत्र। धातु आपको देख लेना है, धातु किसे कहते हैं, ना, धातु के क्या खनिज होते हैं, मतलब अयस्कों को देख लेना है, और उसके क्या फॉर्मूले, मतलब मेटल्स मिनरल्स एंड उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, उनको आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर को डील करना है। अगला क्वेश्चन जी आपका है कि जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड्स, है ना। मतलब जिंक ब्लेंड से जिंक का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, उसको अलग कैसे किया जाएगा, उसकी विधि क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि हैबर विधि, नाम तो बहुत बार सुने होंगे आप लोग, ये क्वेश्चन एकदम
इंपॉर्टेंट ये सब रहता है। ये सब क्वेश्चन जो है हैबर विधि वगैरह काफी ज्यादा मस्ट है आपकी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में, कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाया जाता है, मतलब हैबर के विधि का प्रयोग करके हम लोग अमोनिया का निर्माण कैसे करेंगे, मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, मतलब हैबर प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग अमोनिया का क्या मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार करेंगे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए ओस्टवाल्ड विधि जो आपका है ये भी काफी ज्यादा आपका क्या है इंपॉर्टेंट है। ये सब जो चीजें आपकी होती है ये सब चीजें आप इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब ओस्टवाल्ड विधि या हैबर विधि ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड विधि का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, मतलब नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आप उस विधि को ध्यान में रखें, चाहे हैबर विधि हो चाहे ओस्टवाल्ड विधि हो सकता है मैंने यहाँ नाइट्रिक अम्ल दिया, यहाँ पे कुछ और दे दे, जैसे कि यहाँ पे अमोनिया दे दिया, तो कहने का मतलब है कि विधि को ध्यान में रखना है, तो कोई और भी आपके एलिमेंट्स देते हैं तो आप उसको क्या कीजिएगा कर सकते हैं। उसके बाद आपका है कि PCl5 ज्ञात है लेकिन NCl5 नहीं, क्यों, मतलब PCl एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, लेकिन NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता इसके बारे में बताना है, रीजन बताना है। अगला क्वेश्चन 45 में हम लोग पहुंच चुके हैं। 45 नंबर आपका है कि हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। हेमेटाइट अयस्क जो होते हैं उससे हम लोग लोहा को किस प्रकार अलग करेंगे, निष्कर्षण उसका किस प्रकार से करेंगे उसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपका है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, है ना, तो कहने का मतलब कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन, हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करके अच्छा रिस्पांस देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। और अगर आप लोग इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते तो हमारा मेहनत बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल वो यूजलेस है, अनुपयोगी, मतलब उसका कोई मान ही नहीं रह जाता अगर आप लोग इस पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मैंने जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं उस सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और उस पर काम करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं कीजिएगा तो मेरे मेहनत का कोई मतलब नहीं रहता। मेरे जो क्वेश्चन को एक जगह समझोया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक जगह लाया, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी मुझे सजेस्ट लगा कि आपके लिए काफी ज्यादा कैपेबल होगा, इतने मेहनत करने के बावजूद एक वीडियो के रूप में आपके सामने मैंने प्रदर्शित करने का काम किया, उसके बावजूद अगर आप लोग इसे नहीं देखते हैं या इसको देख के अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं तो मेरे मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि एक शिक्षक जो होते हैं उनकी गुणवत्ता या फिर वो जो होते हैं, मतलब उनका जो असली हकदार होता है वो तभी होता है जब वो विद्यार्थी को अच्छा कर जाता है। एक शिक्षक की बस एक असल मायने में जो शिक्षक होते हैं उनकी बस इतनी सोच होती है कि मैं जहाँ हूँ मैं तो वहीं पे हूँ, क्योंकि उनके बच्चे, उनके विद्यार्थी जितने ज्यादा आगे जाएंगे उनसे उनका मान सम्मान में क्या होगी, प्रगति आएगी, उनका मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आप लोग भी कम से कम उनके मान सम्मान को, हमारे मान सम्मान को बनाए रखने के लिए हमें भी प्यार स्नेह आपसे जुड़ा रहे, आपसे स्नेह के तौर पे, प्यार के तौर पे हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, हमारा स्नेह आपके साथ जुड़ा रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप लोग भी मन से काम कीजिए, पूरा अपना बेस्ट देने का काम कीजिए। और मैं जो भी बता रहा हूँ उस पर अच्छे तरीके से एक बार निगाह डाल के सभी को एक बार रिवीजन जरूर मान लीजिएगा। और जितना ज्यादा हो उसके कम टाइम में जितने ज्यादा हो सकते हैं क्वेश्चन को रटना बंद करके अब क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव को, तो ऑब्जेक्टिव भी आपका काफी ज्यादा बेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग कहां तक पहुंचे थे, हम लोग यहाँ पहुंचे थे आपका कि हेमेटाइट अयस्क के लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ये जो क्वेश्चन आपके हैं ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इन सब क्वेश्चन पे विशेष फोकस कीजिएगा। जैसे कि आप मैंने बताया हेमेटाइट अयस्क के लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, उसी तरह आपका है बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्युमिनियम को कैसे हम लोग अलग करेंगे। ये सारे क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ बता दिया हूँ 5 नंबर का क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, इसलिए इस सब क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका है, आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके एक सामने आ जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है कि वैद्युत अपघटन द्वारा कॉपर का शोधन कैसे करते हैं। शोधन कैसे किया जाएगा, है ना। इसमें हो सकता है कि कॉपर के जगह कोई और आपको एलिमेंट्स दे दे, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना, मेथड। उसके बाद अगला क्वेश्चन 48 में हम लोग पहुंचते हैं कि अधिशोषण एवं अवशोषण। इसमें देखिए जो भी इंग्लिश लैंग्वेज के विद्यार्थियों को जो इंग्लिश से एग्जाम दे रहे होंगे उसमें देखिए बस इसमें एक लेटर का अंतर होता है। यहाँ होता है एडजॉर्प्शन
यहाँ पे बस हो गया डी, और यहाँ पे आपका क्या हो गया बी। मतलब एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है, उसमें डिफरेंट पैदा करना है आपको, इसमें डिफरेंट बताना है आपको। अगला देखिए एंजाइम और उत्प्रेरक, है ना, ये सब दो नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एंजाइम क्या है, उत्प्रेरक क्या है, मतलब व्हाट इज एंजाइम या व्हाट इज कैटालिस्ट, इसको बताना है आपको। उसके बाद आपका देखिए है कोलाइटिक विलयन, है ना, कोलाइटिक विलयन बनाने की विधि, कोलाइटिक विलयन को कैसे बनाया जाता है, उसकी विधि क्या, उसकी प्रक्रिया क्या, उसका प्रोसेस क्या है, वो बताना है आपको। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइटिक, है ना, कोलाइडियन, है ना, सॉल्यूशन। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि पेप्टिकरण, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन, ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर में आपके आएंगे। पेप्टिकरण क्या है, मतलब पेप्टाइजेशन से आप क्या समझते हैं, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट क्या है, ब्राउनी गति, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आपको कि ब्राउनी मूवमेंट क्या है। उसके बाद चौथा आपका क्या है, वैद्युत कण संचलन, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। पूछने का तरीका अलग हो जाए, चीज वही होगा आपका कि पेप्टिकरण क्या है, पेप्टिकरण से क्या समझते हो, टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव से क्या समझते हैं, या टिंडल प्रभाव से क्या तात्पर्य है, ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। इन सबको अच्छे से आप लोग रिवीजन मार लीजिएगा। वन लास्ट क्वेश्चन और आपका बच जाता है 52 नंबर। हम लोग एकदम 50 पार कर गए, ये एक तरह से कहिए आपका आज का महामैराथन रह गया। इसे आप लोगों ने कर लिया तो विश्वास कीजिए कि इस बार केमिस्ट्री में 100 में 100 कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 30 तो आपका प्रैक्टिकल और 70 तो आपके हाथ में है जी। 70 में आप लोग चाहे तो 70 में 70 मार सकते हैं बाजी, अगर आप ध्यान से काम करते हैं तो लास्ट आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव तथा जिंटा विभव, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड जेटा पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज जेटा पोटेंशियल। तो कहने का मतलब इन सारे क्वेश्चंस को मैंने जो आपके सामने लाया, अब आपकी ड्यूटी है कि आप अपने नोट्स के माध्यम से इस सारे क्वेश्चन को रिवीजन मार लें। पहले सारे क्वेश्चन को देखें, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है कि 52 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन हैं जो कि आपको पहले से याद है, और कुछ ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जिसको कि आपको रिवीजन मारने की जरूरत है। उसमें रिवीजन मार के अच्छे तरीके से उससे कार्य कीजिए। विश्वास रखिए कि बिल्कुल परेशान में नहीं आइए। अब तक जो हो चुका तो हो चुका, किसी में 10 नंबर छूटा, किसी में 5 नंबर छूटा, लेकिन अब जो आपका सब्जेक्ट बचा हुआ है वो आपका बिल्कुल नंबर ग्रो करने वाला सब्जेक्ट है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। मुझे विश्वास है कि आप लोग आगे आने वाले जो एग्जाम आपके पेपर बचे हुए हैं उसमें आप लोग अपना 100% देंगे, और हमारे विशेष आपके साथ हैं, हमारे ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर वैसे आपके फ्रेंड सर्कल के विद्यार्थी जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं उनके पास ये वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फायदा वो लोग उठा सकें, उन्हें भी इस वीडियो को फायदा मिले। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। एकदम 100 में 100 एकदम झंडा गाड़ना है आप लोगों को, जहां भी जाइए बस झंडा आपका लहराना चाहिए। बस इसी चीज को सोच के चलिए कि हमको अपना बेस्ट देना है, बाकी ऊपर वाले तो हैं ही साथ में। इसी के साथ जय हिंद।